वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज आपका टेस्ट होगा, तो मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके आए होंगे। तो आज मैं आपका पूरा पहले चैप्टर से लेकर और मैंने आपको जहाँ तक पढ़ा रखा है, यानी कि 12वां चैप्टर है वो चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ तक आज मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो हर एक ग्रुप में, ठीक है। चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो, बता दीजिए कि भाई टेस्ट है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग इसको शेयर करोगे तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट को देंगे, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे कि भाई उन लोगों की तैयारी है वो किस प्रकार से चल रही है, क्या वो तैयारी इस लायक है कि वो क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, ठीक है। यदि उनकी तैयारी अच्छी है तो काफ़ी खुशी वाली बात है, और यदि उनसे क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कि उनको और भी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को अच्छे से एग्जामिन करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप टेस्ट को शेयर कीजिए और आप भी टेस्ट दीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी बताइए और टेस्ट को देने के लिए बोलिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, उसके बाद हम अपना टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जब ये आपका टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, मैंने करीब 35 क्वेश्चन है इस टेस्ट में रखे हैं। आपका ये टेस्ट है जब कंप्लीट हो जाता है तो आप मुझे सही कमेंट करके बताओगे कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन है आपसे सही होने चाहिए। 35 क्वेश्चन तो आपके सही होते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं तो 30 प्लस तो कम से कम आपसे सही होनी चाहिए। इससे कम रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों की उस टाइप की तैयारी नहीं है जिस टाइप से आपकी तैयारी होनी चाहिए थी। अच्छे मार्क्स आपसे नहीं आएंगे, ठीक है। साइंस में तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे यदि आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो और उनको सही नहीं कर पाते हो। ओके, तो आप शेयर कर दीजिए और आपको ये तो बताना है, और हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, कमेंट करोगे और उसका आंसर मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से अब अल्प सक्रियता किसकी वजह से होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्प सक्रियता को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोथायराइडिज्म। क्या कहा जाता है? हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, इसको हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। और ये अब बताइए कि अल्प जो सक्रियता है, अल्पक्रियता है, अल्पक्रियता है, वो किसकी वजह से होता है? शराब, गुटखा, मोटापा और नशीली दवाइयाँ। तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोटापा की वजह से अल्पक्रियता रोग होता है। इससे होता क्या है कि पीठ के पीछे, ठीक है, काफ़ी दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है और कोहनियों में, जोड़ों में भी इससे दर्द हो जाता है। मोटापा की वजह से यह बीमारी होती है, ठीक है। देखिए मोटापा क्या है, मोटापा को हम व्यक्त करते हैं, मापा जाता है BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के रूप में इसको मापा जाता है, ठीक है। यदि BMI की वैल्यू है 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से यदि कम रहती है तो इसका मतलब वह व्यक्ति मोटापा की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि यह वैल्यू बढ़कर 30 किलोग्राम तक पर मीटर स्क्वायर तक पहुंच जाती है, इसका मतलब है वह व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आएगा, ठीक है। एक तो ये आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो मोटापा होता है जिसको BMI से मापा जाता है, तो आखिर ये BMI होता क्या है, ठीक है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स किसे कहा जाता है? तो किसी भी मानव शरीर का भार, मानव शरीर का भार और उसकी लंबाई के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है BMI, यानी कि शरीर भार सूचकांक इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्न में से जीव है, ठीक है, जिह्वा है, टंग होती है, वो मुख्य गुहा यानी कि माउथ कैविटी में किस पेशी से जुड़ी होती है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फेनुलम, लिंगुअल, जिह्वा लिंगुअल,
उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जीभ होती है वो मुख गुहा में किस पेशी से जुड़ी होती है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेनुलम लिंगुअल, ठीक है, और जिह्वा लिंगुअल। जो जिह्वा लिंगुअल होता है इसी का नाम होता है फेनुलम लिंगुअल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो जीभ होती है वो मुख गुहा में फेनुलम लिंगुअल या फिर जिह्वा लिंगुअल पेशी से जुड़ी होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि किस अंग के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन किया जाता है और अवशोषण किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटी आंत के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन किया जाता है और अवशोषण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग द्वारा प्रमुख रूप से जल व खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, कि किस अंग द्वारा प्रमुख रूप से जल व खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़ी आंत के द्वारा ही प्रमुख रूप से जल व खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। तो देखिए आमाशय होता है वो ऊपर स्थित होता है, ठीक है, इस प्रकार से आमाशय स्थित होता है, जेब शेप का होता है। इसके बाद यहाँ पर स्थित होती है ये छोटी आंत और छोटी आंत से जुड़े रहती है बड़ी आंत, इस प्रकार से, ठीक है, ये कंडीशन होती है, ये वाली शेप बनती है ऐसे। और नीचे का हिस्सा होता है वो मलाशय होता है, ठीक है। इस प्रकार से पाचन तंत्र का ये एक सीन मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है, ठीक है। तो बड़ी आंत के द्वारा ही जल व खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पहले भी करा चुका हूँ, तो आपको अच्छे से आने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट बार ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ आपसे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीट तो होंगे ही, ठीक है, क्योंकि फिक्स मैटर है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे निकलने चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। इससे रिलेटेड भी फैक्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो उनको भी आपको याद रखना है और समझते हुए चलना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से गुदानाल किस अंग का भाग होता है। ठीक है, गुदानाल को इंग्लिश में कहा जाता है एनाल कैनाल। एनाल कैनाल, गुदानाल को इंग्लिश में कहा जाता है एनाल कैनाल। तो एनाल कैनाल यानी गुदानाल किस अंग का भाग होता है? आमाशय, मलाशय, छोटी आंत और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलाशय। और मलाशय को इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टम, रेक्टम कहा जाता है। तो गुदानाल होता है इस रेक्टम का। देखिए रेक्टम करीब 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और इस 20 सेंटीमीटर का लास्ट वाला अंतिम 3 से 4 सेंटीमीटर वाला भाग, अंतिम 3 से 4 सेंटीमीटर वाला भाग क्या होता है? गुदानाल होता है, ठीक है। और यह गुदानाल होता है, यही गुदानाल आगे खुलता है किसमें? गुदा द्वार में खुलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्न में से स्वर यंत्र, जिसको लेरिंग्स भी कहा जाता है, लेरिंग्स, ठीक है, इसको लेरिंग्स कहा जाता है, कितने प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है? स्वर यंत्र होता है जिसको लेरिंग्स कहा जाता है, यह कितने प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है? तो इसके बारे में आपको बताना है 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, 9 प्रकार की और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि स्वर यंत्र होता है वो कितने प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। और इसी लेरिंग्स में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। और इस वोकल कॉर्ड के द्वारा ही आवाज़ निकलती है,
ठीक है। कैसे निकलती है? इससे जब वायु टकराती है तो ध्वनि निकलती है, ठीक है, आवाज़ निकलती है। और देखिए स्वर यंत्र कहाँ पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि स्वर यंत्र कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ग्रसनी होती है, ग्रसनी, ठीक है, या कह सकते हैं कंठ, ठीक है, ग्रसनी, और नीचे होती है ग्रासनली। क्या होती है? ग्रासनली, ग्रासनली। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य इस स्वर यंत्र के द्वारा किया जाता है। इसकी शेप के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इस प्रकार का कुछ स्थित होता है, ऐसे करके ये होता है स्वर यंत्र, यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और इस स्वर यंत्र का जो बाहरी वातावरण होता है, ठीक है, जो बाहरी जो शेप होती है वो एपिग्लोटिस है, वो इसको कवर करता है। एपिग्लोटिस है, वो इसको घेरे हुए रखता है, ठीक है। एपिग्लोटिस के कार्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। घाटी ढक्कन क्या कार्य करता है? यह ढक्कन की तरह कार्य करता है, यानी कि यह श्वसन के दौरान भोजन को, ठीक है, भोजन को भोजन नली में जाने देता है। यदि हम कह सकते हैं कि यह भोजन करने के दौरान भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, यानी कि यह श्वास को, इनकी श्वास वायु को तो श्वसन नली में जाने देता है और भोजन को ग्रास नली में जाने देता है, ठीक है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए, बताइए कि वयस्क मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा, लाल अस्थि मज्जा, यकृत और इनमें से कोई नहीं। तो वो प्लीहा को इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन, लाल अस्थि मज्जा को कहा जाता है रेड बोन मैरो और यकृत को कहा जाता है लीवर। तो एक वयस्क मानव शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में वयस्क मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है। और यदि बात करें हम शिशु के अंदर यदि हम ब्लड की बात करें, ठीक है, तो ये इसका निर्माण होता है प्लीहा में निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। और देखिए यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया बात करें यूरिया का फॉर्मेशन होता है तो वो यकृत के अंदर होता है, यानी कि लीवर के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो भाई इस सेशन को शेयर करते रहिए और आगे भी इसको बढ़ाइए, आगे भी शेयर कीजिए, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोग भी साथ में जुड़ सकें और वो भी अपनी चेक कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, बार बार कमेंट करते रहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, ठीक है। ये नहीं है सिर्फ देखना है, वीडियो को देखने से मतलब नहीं होता है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप टाइप करके लिखोगे तो आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, ठीक है। ये भी क्या रिवाइंड होता है, ओके। ऐसा नहीं है केवल आपने वीडियो देख ली, वीडियो के साथ साथ आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि राइट क्वेश्चन क्या है, ताकि मुझे भी पता चले, ठीक है, कि राइट आंसर क्या है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हो, आप लोग से क्वेश्चन निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो आपको बताना है कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हैं वो किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, बिंबाणु और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के भाग होते हैं, इनकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके अंदर आते हैं? ये WBC के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं? WBC कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होते हैं कणिकाणु जो कणिकाओं के समान होते हैं, और एक होते हैं अकणिकाणु यानी कि ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। तो ये अकणिकाणु वाला जो पोर्शन होता है, अग्रेनुलोसाइट वाला पोर्शन होता है, उसमें पाए जाते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो कणिकाणु वाले कोशिका जो पोर्शन होता है उसमें पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, वैसोफिल, ये इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो मोनोसाइट और जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है T लिम्फोसाइट, ठीक है, B लिम्फोसाइट, और उसके बाद तीसरी प्रकार भी होती है नेचुरल किलर सेल यानी कि प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ठीक है। और जो मोनोसाइट होती हैं, मोनोसाइट वो बड़ी होकर रूपांतरित हो जाती हैं आगे किसमें? महाभक्षक कोशिकाओं में, यानी कि मैक्रोफेज में रूपांतरित हो जाती हैं। और ये सभी मिलकर बाहरी जो रोगाणु होते हैं, एंटीजन होते हैं, प्रतिजन होते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, इनको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हृदय का बाहरी भाग जो झिल्ली में आवरण बनाता है क्या कहलाता है? हृदय का बाहरी भाग जो झिल्ली में आवरण बनाता है वह क्या कहलाता है? आलिंद, निलय, हृदय आवरण या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय आवरण। और इसी हृदय आवरण को कहा जाता है पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम इसको कहा जाता है। और इस हृदय आवरण में हृदय आवरणी द्रव भरा रहता है, हृदय आवरणी द्रव्य भरा रहता है और इसको कहा जाता है पेरिकॉर्डियम फ्लूइड, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यह हृदय आवरणी द्रव होता है, यह हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और हृदय के 4 पार्ट होते हैं। देखो हृदय की शेप कुछ इस प्रकार से होती है। हृदय के 4 पार्ट होते हैं ऐसे करके। तो ऊपर वाले पार्ट होते हैं उनको कहा जाता है ऑरिकल्स यानी कि आलिंद, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है वेंट्रिकल यानी कि निलय कहा जाता है। तो आलिंद वाले पार्ट होते हैं वो तो होते हैं छोटे, और निलय वाले पार्ट होते हैं वो पार्ट होते हैं बड़े पार्ट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इनमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छे से समझना है इन क्वेश्चन को। वैसे कई बार मैं इन क्वेश्चन को आपसे पूछ चुका हूँ पहले से। तो बताइए कि अशुद्ध रक्त को किस रक्त वाहिनी के द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है? देखिए हर एक कंसेप्ट को, हर एक लाइन को, हर एक शब्द को आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा शब्द क्या पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए कि अशुद्ध रक्त यानी कि हम इम्प्योर ब्लड की बात कर रहे हैं, किस रक्त वाहिनी के द्वारा, किस ब्लड वेसल्स के द्वारा हृदय के राइट ऑरिकल्स की बात की गई है। ठीक है, राइट एट्रियम की बात की गई कि राइट वाले दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। तो किसके द्वारा अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है? महाधमनी, फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय धमनी और महासरा। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महासरा। महासरा इसको कहा जाता है वेना केवा, वेना केवा इसको कहा जाता है, वेना केवा कहा जाता है, महासरा कहा जाता है। महासरा के द्वारा अशुद्ध रक्त को, रक्त वाहिनी है एक वेना केवा। ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। ये आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये होता है हृदय, हृदय ऊपर से होता है बड़ा, छोटा होता है, नीचे से होता है बड़ा। इस प्रकार से इसके 4 पोर्शन हो जाते हैं। ये तो होता है आपका राइट वाला ऑरिकल्स, ठीक है, यानी कि दायां आलिंद, और ये होता है बायां आलिंद। इसी प्रकार से ये होता है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपको याद रखना है। तो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त हमको कहाँ से मिलता है? बॉडी से मिलता है, यानी कि ऊत और अंगों के द्वारा उपयोग करने के बाद वह रक्त होता है अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनित होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। इसको महासरा के द्वारा किसमें पहुँचा दिया जाता है? दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। और दाएं आलिंद से ये नीचे आता है, यहाँ पर होते हैं डाइकस्पिड वाल्व यानी कि माइट्रल वाल्व इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से खुलते हैं और फिर नीचे आ जाता है, नीचे आता है। यहाँ पर क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और जब अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए कहाँ पहुँचाया जाता है? फेफड़ों के अंदर पहुँचाया जाता है। तो ये हो जाते हैं यहाँ पर फेफड़े। तो फेफड़ों के अंदर पहुँचाने के लिए जिस रक्त वाहिनी का उपयोग किया जाता है, तो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है। ये आपको याद रखना है, फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी ये अपवाद है, क्योंकि धमनियों में वैसे तो रुधिर बहता है शुद्ध, लेकिन ये एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। और फेफड़ों में क्या होता है? ऑक्सीजन मिल जाती है रक्त में, तो रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध रक्त हो जाता है। तो देखिए शुद्ध रक्त को आपको फिर से याद रखना है कि शुद्ध रक्त को हृदय के
शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाने का कार्य किया जाता है फुफ्फुसीय स्राव के द्वारा। तो यह भी एक अपवाद है, यानी कि पल्मोनरी वेन के द्वारा। तो यह भी एक अपवाद है, क्योंकि स्राएं होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है, जबकि फुफ्फुसीय स्राव एक ऐसी स्राव होती है जो शुद्ध रक्त को ले जाती है, कहाँ से, फेफड़ों से और हृदय में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार से ये रक्त होता है, नीचे आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर रक्त पहुँचता है, शुद्ध रक्त पहुँचता है। और शुद्ध रक्त को अब वापस किस में पहुँचाएंगे, बॉडी के अंदर पहुँचाएंगे। तो हृदय से शुद्ध रक्त को जब बॉडी तक पहुँचाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है वो होती है महाधमनी, इसको कहा जाता है आयोटा, इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से मैंने हृदय का पूरा सर्कल आपको समझा दिया। इसको हार्ट सर्कल भी कहा जाता है, कि हृदय चक्र इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से कौन सी रक्त वाहिनी होती है वो रक्त को ले जाने का कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बताइए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्न में से हेनेले लूप की संरचना किसमें पाई जाती है, फेफड़े, हृदय, वृक्क और इनमें से कोई नहीं। तो हेनेले लूप की संरचना है वो किसके अंदर पाई जाती है, आपको याद होना चाहिए। हेनेले लूप की जो संरचना होती है वो वृक्क के अंदर पाई जाती है, यानी किडनी के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वृक्क यानी कि किडनी, और इसकी एक और टर्मिनोलॉजी होती है, इसको रीनल कहा जाता है, इसको रीनल कहा जाता है। तो हेनेले लूप की संरचना है वो वृक्क की प्रमुख इकाई होती है नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो होता है बोमन संपुट और दूसरा पार्ट होता है वृक्क नलिका। ठीक है, तो ये हेनेले लूप की संरचना होती है, इन्हीं वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है, जिसमें मूत्र होता है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, मूत्र का स्टोर होता है शुरुआती स्टेज में। ठीक है, और इसमें से कुछ जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बच जाते हैं उनको भी अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बताइए कि वृक्क के द्वारा प्रति मिनट कितने रक्त का फिल्टर किया जाता है। देखिए, एक किडनी के द्वारा प्रति मिनट, यानी कि हर एक मिनट में कितने रक्त का फिल्टर किया जाता है, यानी कितना ब्लड है उसको छाना जाता है। 5 लीटर, 1000 से 1200 ml और 500 ml, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि 1 मिनट में किडनी के द्वारा 1000 से 1200 ml, यानी कि 1 लीटर से ज़्यादा, 1 लीटर और 1.25 लीटर के मध्य में जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, फिल्टर किया जाता है। ब्लड को प्योर करने का कार्य, शुद्ध करने का कार्य तो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, और फिल्टर करने यानी छानने का कार्य होता है वो किडनीज के द्वारा किया जाता है, यानी कि वृक्कों के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेशन को भाई शेयर कर दो और लाइक करते रहो। ठीक है, और क्वेश्चन का जवाब देते रहो हाथ की हाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कि लड़कियों में यौवन आरंभ की स्थिति कितने उम्र में शुरू होती है। ठीक है, यानी कि पोवर्टी, यौवन आरंभ को कहा जाता है इंग्लिश में पोवर्टी इसको कहा जाता है। तो लड़कियों में यानी कि गर्ल्स के अंदर पोवर्टी की जो एज होती है वो कितनी होती है, यौवन आरंभ की स्थिति कितनी होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि लड़कियों के अंदर लड़कों से पहले यौवन आरंभ स्थिति स्टार्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की उम्र में यह स्थिति यानी कि यौवन आरंभ है, पोवर्टी है, वो स्टार्ट हो जाती है। ये आपको याद रखना है। इसके समय क्या होता है, इनमें सेक्सुअली मैच्योरिटी स्टार्ट होने लगती है, यानी कि इनके जो लैंगिक लक्षण होते हैं, ठीक है, वो प्रकट होने लग जाते हैं। ठीक है, और लड़कों के अंदर यह अवधि होती है 13 से 14 वर्ष होती है, 13 से 15 वर्ष होती है। और यह कब तक चलती है, ये 18 से 19 वर्ष की आयु तक चलती है। इसके बाद में क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो पूरी तरह से कैसे हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, इनमें म्यूचुअलता आ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए कि प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार किसके समान होता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे आपको रिलेट करके आपको हर एक
हर एक टॉपिक को अच्छे से मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार किसके समान होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो किसका पार्ट होती है। तो यह नर जनन तंत्र का पार्ट होती है। किसका, नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसका आकार मटर के दाने के समान होता है क्या, सेम के बीज के समान होता है क्या, अखरोट के आकार का होता है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि का जो आकार होता है वो अखरोट के समान होता है। किसके समान, अखरोट के समान होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मटर के दाने के समान आकार मैंने आपको बताया था पीयूष ग्रंथि का होता है, ठीक है। किसका, पीयूष ग्रंथि का होता है। और सेम के बीज के आकार की शेप होती है वो वृक्कों की पाई जाती है, इनकी किडनी की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, किडनी की पाई जाती है। तो ये होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। ये किसका पार्ट होती है, यह है नर जनन तंत्र का पार्ट होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको नर जनन तंत्र के बारे में बता देता हूँ। देखो शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर स्थित होते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस प्रकार से नर जनन तंत्र का पूरा पार्ट पाया जाता है। देखिए यहाँ पर पाए जाते हैं अपने बेषण होते हैं बेषण कोष में, यानी कि स्क्रोटम में स्थित होते हैं, ठीक है। और स्क्रोटम में और इसी बेषण कोष में क्या बनते हैं, जो बेषण होते हैं यहाँ से स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्रवाहिनी के द्वारा इनको पहुँचा दिया जाता है, शुक्राशय में पहुँचा दिया जाता है। और यहाँ पर पाया जाता है मूत्राशय पाया जाता है और इसी के नीचे पाया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ से ये मूत्रवाहिनी और ये स्क्लेरोवाहिनी दोनों कनेक्ट हो जाती हैं और जो आगे किस में खुलती हैं, ये आगे खुलती हैं किसमें, पेनिस में जाके, और पेनिस में शिश्न मार्ग से ये वहाँ से बाहर निकलने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा नर जनन तंत्र है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत बार पूछे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए चैप्टर नंबर हम बात करें 3 चैप्टर नंबर की बात करें, आनुवांशिकी की बात करें, तो इसमें मेनली आपको ये तो याद रखना है कि जो शॉर्ट टर्म में जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनके आंसर तो आपको बिल्कुल हाजिर जवाबी होने चाहिए। मतलब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास उनका जवाब होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स शब्द का, ठीक है, आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, जॉनसन, बेटसन, स्पेंसर और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बेटसन के द्वारा सन 1905 में। ये आपको याद रखनी है, टर्म कब याद किया गया था, सन 1905 में बेटसन के द्वारा जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसी टाइप से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बनाए ताकि कि आपको हर चीज़ याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, जॉनसन, बेटसन और स्पेंसर। तो इसका भी राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। अब बात हुई है, पहले क्वेश्चन था आनुवांशिकी के बारे में पूछा गया था, जेनेटिक्स के बारे में पूछा गया था, अब क्वेश्चन है कि हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। हेरिडिटी की बात हुई है यानी कि आनुवांशिकता की बात हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेंसर इसका राइट आंसर होगा। क्या, स्पेंसर इसका राइट आंसर होगा। तो स्पेंसर ने सन 1863 में बात हुई है, ठीक है, सन 1863 में हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी पर बेस एक क्वेश्चन और है, देखिए कि जीन शब्द का, अब बात हुई है जीन शब्द की, ठीक है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, जॉनसन, बेटसन, स्पेंसर और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं इनकी डेफिनेशन भी कि देखिए जीन, सबसे ज़्यादा हम जीन की बात करते हैं तो वे कारक होते हैं, वे कारक होते हैं, कौन होते हैं, कारक होते हैं जो किनको, लक्षणों को, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। कहाँ से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। किनको, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, ठीक है। और देखिए कि इन जीनों का, इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है,
आनुवांशिकता कहलाता है, यानी कि हेरिडिटी इसको कहा जाता है। और जब हम इसी हेरिडिटी की अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। तो यही मेन परिभाषाएं आपको याद रखनी है, यानी कि आनुवांशिकता का अध्ययन ही आनुवांशिकी है, ठीक है। और इसी हेरिडिटी की जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था शब्द का, वो स्पेंसर के द्वारा, जेनेटिक्स के लिए किया गया था बैटसन के द्वारा, और जीन का किया गया था जॉनसन के द्वारा। ये आपको सब कुछ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के जन्म के बारे में आपको बताना है। 6 जनवरी 1884, 22 जुलाई 1822, 1842 और 1843। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबको पता होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। तो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यह है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश के हैंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन, कहाँ पर? देखिए सिलीसियन गांव में हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को हुआ था। इसके बाद उन्होंने 1842 में क्या की थी? फिलोसॉफी में डिग्री ले ली थी, ठीक है, फिलोसॉफी में डिग्री ले ली थी। 1843 में इन्होंने ब्रोन सोसाइटी, जो ऑस्ट्रिया में एक चर्च था, ठीक है, ब्रोन शहर में, वहाँ पर ये पादरी बन गए थे। और 6 जनवरी 1884 को इनका देहांत हो गया था, यानी कि इनको मृत्यु हो गई थी। ये सारी डेटें आपको याद रखनी है। और इन्होंने पाइसम सैटाइवम, जो उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है इनके साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कि स्वतंत्र अभ्युहन के नियम के बारे में पूछा गया है, कि लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? फिनोटाइप के बारे में पूछा गया है, ठीक है, लक्षण प्रारूप के बारे में पूछा गया है स्वतंत्र अभ्युहन के नियम में। तो अनुपात बताना है। देखिए 3:1, 3:3, 2:1, 9:3, 3:1 और 1:2, 2:4, 1:2, 1:1। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, यह मेंडल की आनुवांशिकता का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। तो इसमें लक्षण प्रारूप का अनुपात होगा 9:3:3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये आपको डायरेक्टली याद करने। इसके अलावा यदि जीनोटाइप की बात करें, यानी कि जीन प्रारूप के अनुपात की बात करें, तो ये होगा 1:2:2:4:1:2:1, 1:2:1:1, ठीक है, ये हो जाता है जीनोटाइप हो जाता है। 12:24:12:1 और 9:3:3:1, ये हो जाता है फिनोटाइप। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए बताइए कि निम्न में से प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बात की गई है कि प्रतिजन एंटीजन के बारे में बताया गया है कि इसका आणविक भार कितना होता है। तो देखिए 4500 डाल्टन, 5000 डाल्टन, 6000 डाल्टन, उनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6000 डाल्टन या फिर इससे अधिक, ठीक है, इससे अधिक क्या होता है? प्रतिजन एक एंटीजन का आणविक भार होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्रतिजन होते हैं ये एक तरह से बाहर रोगाणु कारक होते हैं, जो हमारे शरीर में आने वाले होते हैं, या तो बाहर से घुसते हैं या पहले से मौजूद भी हो सकते हैं। किसके रूप में? जैसे वो कैंसरग्रस्त कोशिकाओं के मैंने बारे में आपको बताया था, ठीक है, वो भी हमारे शरीर में प्रतिजन का कार्य करती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए कि बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है। यानी कि प्रतिरक्षी, यदि हम बात करें कि एंटीबॉडी की बात की गई है, कि एंटीबॉडी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है। देखिए बात किसकी पूछी गई है आपसे, कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है। एपिटॉप, पैराटॉप, दोलक और इनमें से कोई नहीं।
तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जब बात प्रतिरक्षी की गई है कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है तो वो कहलाता है पैराटॉप। क्या कहलाता है? पैराटॉप कहलाता है। ये आपको याद रखना है। और जस्ट उल्टा सोचा जाए कि प्रतिजन का वह भाग जो किससे क्रिया करता है, जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है तो वो क्या कहलाता है? एपिटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिटॉप कहलाता है। ये आपको याद रखना है। प्रतिरक्षी की शेप के बारे में आपको बता दूं कि बाई आकार की इसकी शेप होती है। ठीक है, बाई आकार की इसकी शेप होती है। और 5 प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब प्रतिरक्षी की बात आई है तो उसी पर बेस एक क्वेश्चन है। आपको बताना है कि माँ के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सा है। ठीक है, जो माँ के दूध में पाया जाता है एकमात्र ऐसा कौन सा प्रतिरक्षी है, कौन सा एंटीबॉडी होता है जो माँ के दूध में पाया जाता है? IgG, IgM और IgA। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IgA एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी होता है जो किसमें पाया जाता है? जो माँ के दूध में भी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि IgM ऐसा प्रतिरक्षी होता है जो सबसे पहले जनरेट होता है। ठीक है, जब कोई भी एंटीजन आक्रमण करता है हमारे शरीर में तो सबसे पहले निर्माण होता है IgM का, और IgM के बाद सबसे पहले निर्माण होता है, इसके जस्ट बाद निर्माण होता है सेकंड पोजीशन पर IgG का। और IgG की खास बात और बता दूं मैं आपको कि IgG एक ऐसा प्रतिरक्षी होता है जो केवल भ्रूण को पार करके प्लेसेंटा तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है वो एकमात्र प्रतिरक्षी होता है IgG। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से सर्वप्रथम रक्तदान कब करवाया गया था। अब बात हो गई है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हुई है, यानी कि रक्तदान की बात हुई है कि सर्वप्रथम रक्तदान कब करवाया गया था। तो 15 जुलाई 1667, 15 जून 1667, 15 जून 1668 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 जून 1667 ईस्वी को सर्वप्रथम रक्तदान करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? यह भी नाम आपको याद रखना है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं डॉक्टर, ये हटाइए यहाँ से, डॉक्टर जीन डेनिस। इसका पूरा नाम देखते हैं, डॉक्टर जीन डेनिस बैप्टिस्ट। इस प्रकार से इसका नाम आता है। डॉक्टर जीन डेनिस बैप्टिस्ट के द्वारा 15 जून 1667 ईस्वी को प्रथम रक्तदान करवाया गया था। किस किस में करवाया गया था? एक 15 वर्ष के बालक में, 15 वर्ष के बालक में करवाया गया था। किससे करवाया गया था? भेड़ से करवाया गया था। किससे? भेड़ के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि भेड़ से एक 15 वर्षीय बालक के अंदर डॉक्टर जीन डेनिस बैप्टिस्ट के द्वारा 15 जून 1667 को पहला रक्तदान करवाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लाल चींटी की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि लाल चींटी के बारे में। तो इसमें से बताइए कि एसिटिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए, लाल चींटी को कहा जाता है फार्मिका। क्या कहा जाता है? इसको फार्मिका कहा जाता है। तो फार्मिका से कौन सा अम्ल बनेगा? फार्मिक अम्ल बनेगा। इस तरह से मैंने आपको याद रखना बताया था। ठीक है, टार्टरिक अम्ल की बात करें तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? इमली के अंदर, इमली के अंदर पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका के अंदर। किसके अंदर? सिरका के अंदर पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल की बात की जाए तो ये होती है विटामिन सी, जो पाई जाती है संतरा के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किंग ऑफ एसिड।
किंग ऑफ एसिड्स किसे कहा जाता है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको सबको पता होना चाहिए। तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है और इसी को अम्लों का राजा कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। तो इनके साथ साथ आपको नाम के साथ साथ फॉर्मूले भी याद भी रखने हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये किसका होता है, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए, इसमें आपको एक बात और बता दूं कि जो यहाँ पर एक तो होता है अम्लों का राजा और एक होता है अम्लराज। क्या होता है, एक होता है देखिए अम्लराज, अम्लराज, तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अम्लों का राजा अलग है और अम्लराज अलग है। तो अम्लराज को इंग्लिश में कहा जाता है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया का निर्माण किस प्रकार से होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो देखिए, जब एक भाग नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 मिलाया जाए और 3 भाग मिलाए जाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl मिलाए जाए, तो इन दोनों के मिलन से बनता है अम्लराज। क्या बनता है, अम्लराज बनता है, जिसको एक्वारेजिया कहा जाता है। और इसमें इतनी ताकत होती है कि यह सोने को, ठीक है, चांदी को भी क्या कर सकता है, अपने अंदर घोल सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से कॉस्टिक सोडा किसे कहा जाता है। तो पहले भाई सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते हो, सेशन को आप लोग क्या किया करो, जो भी वीडियो आती है उसको शेयर करते रहा करो, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तभी थोड़ा मज़ा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए कि निम्न में से कॉस्टिक सोडा किसे कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। इनके फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ये आपको याद होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है देखिए NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। क्या होता है, KOH होता है। ठीक है, KOH होता है। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी होता है, ये आपको याद रखना है कि Na2CO3 और 10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का। तो कॉस्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, और इसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहा जाता है खाने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है धावन सोडा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कि नौसादर का ऊर्ध्वपातन निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि नौसादर का ऊर्ध्वपातन इनमें से किसका उदाहरण है, किस परिवर्तन का उदाहरण है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नौसादर होता है NH4Cl। ठीक है, यानी अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहा जाता है। और ऊर्ध्वपातन को कहा जाता है सब्लिमेशन कहा जाता है। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो देखिए वो ठोस से सीधा का सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड टू गैस फॉर्म बनती है, सीधी की सीधी सॉलिड टू गैस फॉर्म बनती है। तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो नौसादर का ऊर्ध्वपातन, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये फिजिकल चेंजेज यानी कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से कपूर का ऊर्ध्वपातन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है।
तो मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और में से कोई नहीं। यानी कि उत्तल दर्पण को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, समतल दर्पण प्लेन मिरर। ठीक है, तो मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए, हेडलाइट में जो बल्ब होता है उसको रखते हैं हम फोकस पर रखते हैं। तो फोकस से जब किरणें निकलती हैं तो कैसी हो जाती हैं? वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो हमको समांतर किरणपुंज मिलते हैं। तो गाड़ी में सी हेडलाइट्स में हमको सरल तो हमको समांतर किरणपुंज मिलते हैं और मिलने भी चाहिए। ठीक है, तभी यह सक्सेस होगा। तो मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो किया जाता है किसके अंदर किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग है वो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मोटर गाड़ियों में जो पार्श्व दर्पण होता है, साइड मिरर होता है, पीछे वाले वाहनों को देखने का काम करता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और जो शेविंग वाला दर्पण होता है, ठीक है, दाढ़ी बनाने में जो काम में लिया जाता है वो भी अवतल दर्पण होता है। इसके साथ साथ जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास भी अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है? तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो किस दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो हमेशा कैसा होता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। और अवतल दर्पण से यदि बात की जाए तो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है। जनरली ज़्यादातर कैसे बनता है? वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन एक कंडीशन आती है जब इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, इसके साथ साथ सीधा बनता है। ऐसी कंडीशन कब आती है? जब वस्तु होती है कहाँ पर रखी होती है? फोकस और किसके बीच में रखी होती है? ध्रुव के बीच में रखी होती है। तभी एक कंडीशन बनती है कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आभासी होता है और सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि वैक्यूम का अपवर्तनांक के बारे में पूछा गया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा गया है किसका? वैक्यूम का। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1, 1.0003, 1.33, 2.42। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1 और 1.0003 जो अपवर्तनांक होता है ये आपको याद रखना है। ये होता है वायु का अपवर्तनांक होता है। किसका? वायु का अपवर्तनांक होता है। 1.33 होता है पानी का अपवर्तनांक होता है और 2.42 होता है सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का, यानी कि डायमंड का होता है। और एक और होता है 1.50, ये होता है कांच का अपवर्तनांक होता है। तो ये आपको मेन है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का कांच के प्रिज्म में से होकर गुजरकर 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश का कांच के प्रिज्म में होकर 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो एक तो ये प्रिज्म हो जाता है, ये आता है सूर्य से प्रकाश। ठीक है, इस प्रकार से, और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसे कितने हो गए? 5, 6 और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो सूर्य से प्रकाश मिलता है हमको, वाइट लाइट मिलती है, कैसी? सफ़ेद रोशनी मिलती है। तो इसको कहा जाता है क्या? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कैटरिंग, वर्ण विक्षेपण की घटना। सूर्य के प्रकाश को जब कांच के प्रिज्म में से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसमें जो लाल रंग की प्रकाश किरण होती है उसका वेग सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग की प्रकाश का बड़ा वेग होता है वो सबसे कम होता है। इसी कारण वह अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली जो पट्टी बनती है वो बनती है वॉलेट की, यानी कि बैंगनी की बनती है। इस तरह से वो वेबग्योर की तरह चलता है, वेबग्योर। ठीक है, वेबग्योर की तरह चलता है। लास्ट वाला होता है रेड होता है और बीच में जो मानी जाती है वो येलो मानी जाती है।
कौन सी, येलो मानी जाती है, पीली मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कार्य का मात्रक क्या है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूल होता है। ये किसका होता है, कार्य का होता है। यही मात्रक किसका होता है, ऊर्जा का होता है, एनर्जी का होता है। ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, ठीक है। और देखते न्यूटन होता है, ये फोर्स का होता है यानी कि बल का होता है। किसका, बल का, फोर्स का होता है। वॉट होता है, ये पावर का होता है, पावर यानी कि शक्ति का होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है। अश्वशक्ति का मतलब है कि इंग्लिश में हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर के बारे में पूछा गया कि एक एचपी बराबर कितना होता है। तो एक एचपी बराबर होते हैं 746 वॉट के। कितने, 746 वॉट के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक एचपी बराबर 740 वाट होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और वाट किसकी यूनिट होती है, ये पावर की यूनिट होती है, शक्ति की यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ठीक है। किलोवाट घंटा यानी कि KWH के बारे में पूछा गया है कि किलोवाट घंटा है वो किसकी इकाई है, विद्युत शक्ति की, अश्व शक्ति की, विद्युत ऊर्जा की और वैभव की। तो मैंने आपको बताया था कि किलोवाट जो घंटा है वो विद्युत ऊर्जा की, किसकी, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। और इसी को कहा जाता है एक यूनिट, यानी कि हमारे जो बिजली के मीटर होते हैं इसी KWH के ऊपर चलते हैं। और इसी की यूनिट क्या कहलाती है, इसी की रीडिंग कहलाती है, यूनिट कहलाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई प्रजातियों को किस बुक में संकलित किया गया है। ग्रीन डाटा बुक, वाइट डाटा बुक, रेड डाटा बुक और इनमें से कोई नहीं। तो विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाने वाली जातियों को किस बुक में रखा जाता है, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक जो बनाई जाती है वो IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि यह प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक है। और 1948 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है IUCN का। ये आपको याद रखना है। और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक बनाई गई थी जिसमें संकटग्रस्त या विलुप्त की कगार पर पहुंच जाने वाली जातियों को संकलित किया गया है, ठीक है। उनको उसमें नोट किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। 35 क्वेश्चन है टोटल आपको मैंने दिए हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप में से 35 में से कितने क्वेश्चन हैं वो सही किए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं आपने सही किए हैं, सही से ही बताना है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। यदि आप ऐसा करते हो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है। देखिए आपके एग्ज़ाम हैं वो काफ़ी, वो सेशन है थोड़ा पीछे खिसकेगा और पीछे हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम। तो अभी आपके पास टाइम है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन नहीं निकलते हैं तो आप बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, ठीक है। हर एक चैप्टर्स की वीडियो मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, विशेषकर साइंस में यदि बात करूँ तो, ठीक है। और मैंने अब तक आपको चैप्टर करवा दिए हैं, 12वां चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है। तो हम इतने चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत से हमने स्टार्ट किया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। जितना आपके सिलेबस में आएगा उतना मैं आपको करवा चुका हूं, एक्स्ट्रा भी मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन आप वही पढ़िए जो आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। जो सिलेबस से आपके चैप्टर हटा दिए गए हैं, जो मैंने पहले करवा दिए गए हैं, उनको आप मत पढ़िए, उतना ही पढ़िए जो आपको सिलेबस में दे रखा है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही बिल्कुल सही किए। आपके 30+ क्वेश्चन होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। यदि आपके नहीं हो पा रहे क्वेश्चन तो आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो भाई आप तैयारी कीजिए और करते रहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, आप लोगों के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और आपसे आसानी से निकल रहे हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छी बात है, ओके।
तो इस तरह से आपका ये सेशन है यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर करना है ताकि और लोगों तक भी पहुंचाओ भाई, ताकि और लोग भी चेक कर सके, अपने जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि भाई उनसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ताकि वो भी और मोटिवेट हों और कुछ और पढ़ने के लिए और मोटिवेट हों। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। यदि उनसे क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे थे और उनसे हो रहे हैं तो वो अच्छे और कॉन्फिडेंस के साथ और पढ़ेंगे, ताकि और जोश और होश में और अच्छे से तैयारी होगी तो उनके और भी अच्छे मार्क्स आएंगे, उनकी नॉलेज है काफ़ी और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो जो लोग अभी हमारे चैनल के साथ नए नए जुड़े हैं या उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको अवेलेबल हो सके। तो आपको वीडियो को शेयर तो करना ही है और शेयर करिए करिए करिए। ठीक है, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच सके। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अब कल और परसों की आपकी हो गई छुट्टी, क्योंकि सैटरडे और संडे की होती है आपकी छुट्टी। तो अपनी अब नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को। तो मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट पोर्शन है जो आपका रह गया है। ठीक है, तो मंडे से आपकी क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, सैटरडे संडे को आपको हमेशा छुट्टी होती है। ठीक है, तो यदि मैं सैटरडे संडे में कोशिश करता हूँ, यदि मैं आपकी रिवीजन क्लास है जो आपकी चल रही है वो मैं ले लेता हूँ, तो ऐसा होता है तो आपको पता चल जाएगा चैनल पेज पर। ठीक है, और मैं ग्रुप में भी डाल दूँगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में जो होगी मंडे को। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शानदार तरीके से अपने घर पर बैठकर बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।